बता दें हम लोग प्रैक्टिस सेट कैसे करते हैं। तो देखिए ये आपका जो है कि प्रश्न है और ये प्रश्न जो है कि आपके एनसीईआरटी और बिहार एससीईआरटी बुक से जहाँ से जो है कि प्रश्न बनाया गया है उस चीज़ को जो है कि हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, इससे ये फ़ायदा है फ्रेंड्स कि आपको जो है कि प्रश्न के एक स्टेप पीछे की जानकारी और एक स्टेप आगे की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे ये प्रश्न है फ्रेंड्स, और ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से बनाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए आज की प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको पहले से प्रश्न का आंसर पता है तो फ्रेंड्स आप जो है कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्रश्न देखिए हम लोग इधर उधर की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जो चीज़ें आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं हम लोग फ्रेंड्स उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। क्या फ्रेंड्स मोनाजाइट रेत में खनिज तेल पाया जाता है, या यूरेनियम पाया जाता है, या थोरियम पाया जाता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये मोनाजाइट रेत में फ्रेंड्स आपका जो है कि थोरियम पाया जाता है। थोरियम नामक खनिज ये पाया जाता है किसमें, मोनाजाइट रेत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स प्रश्न आपको पता है तो आप लिखिएगा। मान लीजिए कि पहला प्रश्न आपको पता था पहले से ही, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 और उसका जो है कि कौन सा सही है वो जो है, जैसे मान लीजिए सी सही है तो आप इतना लिखकर हमें जो है कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और लास्ट में फ्रेंड्स आपके जो है कि टोटल आपके जो है कि आज 16 प्रश्न हैं और 16 में से आपके टोटल कितने प्रश्न सही होते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स देखिए इस प्रश्न को हमने कहाँ से बनाया है, तो देखिए आपके एनसीईआरटी बुक से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। और देखिए केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ से ये फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि बनाया गया है। इससे फ्रेंड्स आपको एक प्रश्न यहाँ से ये मिलता है कि यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं, इसका उपयोग यूरेनियम और थोरियम का किसमें किसमें जो है कि उपयोग किया जाता है। तो देखिए परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में जो है कि इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स प्रश्न आपको जो है कि समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए निम्न निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, यानी कि सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन और स्टील, और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा उद्योग बॉक्साइट को, आप जो है कि इसको टारगेट करेंगे, बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है कौन सा उद्योग। ठीक है, क्या वो सीमेंट उद्योग है, या एल्युमिनियम प्रगलन, या स्टील। तो फ्रेंड्स देखिए एल्युमिनियम प्रगलन में फ्रेंड्स कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और हेडिंग भी फ्रेंड्स आपकी यही है, एल्युमिनियम प्रगलन। देखिए भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा, देखिए देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। तो ये जानकारी आपको मिली। और फ्रेंड्स इससे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए प्रगालकों में बॉक्साइट को कच्चे माल, देखिए प्रगालकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे रंग की चट्टान जैसा होता है प्रयोग किया जाता है। तो बॉक्साइट को फ्रेंड्स एल्युमिनियम प्रगलन में कच्चे माल के रूप में या कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स
यहाँ से इसको जो है कि इम्पोर्टेंट करिएगा। ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग उसी आधार पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जिस आधार पे प्रश्न आपके TRE 1 में, TRE 2 में और TRE 3 में पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये भी फ्रेंड्स आपका बहुत ही चर्चित प्रश्न है, एग्ज़ाम में बन सकता है। और ये जो है कि आपके NCERT और SCERT दोनों बुक में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो है कि मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है कि रिसाव हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, ये भोपाल गैस त्रासदी में बहुत जो है कि जन धन की हानि हुई थी। इसमें जो है कि किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको जो है कि हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो है कि डेट भी आपको याद रखना है। देखिए, भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग यानी कि 12:30 पर जो है कि अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। और देखिए, अत्यंत विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो ये जो है कि इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आप जो है कि इस जो बुक का हम जो ये स्क्रीनशॉट देते हैं लास्ट में प्रश्न के बाद में, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप जो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो चीज़ें मैं हाईलाइट किया हूँ उसको जो है कि आप जो है कि पढ़ के अपना जो है कि रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है, यानी कि जो हिमनद होता है इसकी निक्षेपण विशेषता क्या है? बाढ़कृत मैदान या पुलीन या हिमोड या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हिमनद की निक्षेपण की विशेषता क्या है? डिमोड है, ठीक है। तो डिमोड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के आधार पर ही हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, एक बार और बता दें। और यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, डिमोड होता क्या है? तो देखिए, हिमनद के कार्य। देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, मैं हाईलाइट भी किया हूँ। देखिए, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद डिमोड का निर्माण करता है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, हम लोग उन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो चीज़ें आपके NCERT और SCERT बुक में दी गई हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसमें जो है कि नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर फ्रेंड्स? तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, और मैं बताया हूँ कि NCERT और SCERT बुक में अगर इस तरह का बना के दिया जाए कि क्या आप जानते हैं, तो यह फ्रेंड्स मान लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, ठीक है। और यहाँ से एक प्रश्न आपको मिला। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे अन्य जलप्रपात। देखिए, उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। और फ्रेंड्स एक और प्रश्न यहाँ से देखिए, अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। तो ये भी 3 प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो किसका निर्माण करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकता है। क्या विसर्प का निर्माण करती है, या जलप्रपात, या चांप झील, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिएगा, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक जो है कि शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो किसका निर्माण करती है? तो ये फ्रेंड्स निर्माण करती है आपकी, थोड़ा सा यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स बी राइट आंसर है। और यहाँ से आगे बढ़ के इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, नदी के कार्य। देखिए, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या
खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं 7 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ पर छत्रक शैलें पाई जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है कि छत्रक शैलें कहाँ पर पाई जाती हैं। क्या फ्रेंड्स छत्रक शैलें रेगिस्तान में पाई जाती हैं या नदी घाटी में पाई जाती हैं या हिमनद में पाई जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स कमेंट आ रहे थे कि सर आप जो है कि थोड़ा हार्ड प्रश्न करवाइए। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न देखिए आपके सामने है तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए यही प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए और एग्ज़ाम में डायरेक्ट सामने आ जाए तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको लगेगा कि प्रश्न सारे हार्ड हैं। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न कोई भी हार्ड या आसान नहीं होते हैं, बस फ्रेंड्स आपके जो है कि माइंड में होना चाहिए। तो देखिए निम्नलिखित में से कहाँ पर छत्रक शैलें पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये छत्रक शैलें जो होती हैं ये रेगिस्तान में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब छत्रक शैलें होती क्या हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए पवन के कार्य, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। तो कहाँ पर, तो ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख सकते हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से कहाँ पर चांप झील पाई जाती है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि चांप झील कहाँ पर पाई जाती है। क्या फ्रेंड्स चांप झील रेगिस्तान में पाई जाती है या नदी घाटी में पाई जाती है या हिमनद में पाई जाती है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स चांप झील आपकी नदी घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चांप झील होता क्या है, तो यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे हो कि ये नदी घाटी में पाया जाता है। सबसे पहले तो ये जानिए। और देखिए जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाता है। ठीक है, और यहाँ से आगे थोड़ा सा इसके नीचे आएंगे तो देखिए दूसरा चीज़ हमने क्या हाईलाइट कर रखा है, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, चांप झील भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नदी घाटी के ये क्या है, ये नदी घाटी में चांप झील का निर्माण होता है। ठीक है, और देखिए निम्न में से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। तो ये देखिए समुद्री तरंग फ्रेंड्स निम्नलिखित में से समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या है, शैल समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, या किनारा या समुद्री गुफा या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो शैल होते हैं ये फ्रेंड्स आपकी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। ठीक है, और ये किनारा और समुद्री गुफा ये फ्रेंड्स आपके जो है कि समुद्री तरंग की विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए समुद्री तरंग के कार्य। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री क्या कहते हैं, गुफा कहते हैं। तो एक विकल्प आपका यहाँ से और एक ऑप्शन का जवाब यहाँ से मिलेगा। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती हैं। तो ये देखिए पुलीन किनारा और फ्रेंड्स यहाँ से किनारा और समुद्री गुफा ये क्या है, तो ये फ्रेंड्स समुद्री तरंग की विशेषताएं हैं। और शैल फ्रेंड्स जो है कि आपके समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि बिल्कुल ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देख लेते हैं 10 नंबर का प्रश्न। देखिए मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो मंडल है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल, इनके बारे में देखिए एक प्रश्न TRE 1 हो या TRE 2 हो या TRE 3 हो, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्या मौसम संबंधी घटना समताप मंडल में होती है या मध्य मंडल में या वायुमंडल में या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो मौसम संबंधी घटना होती है ये आपकी क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, इसको आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल फ्रेंड्स आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उपर्युक्त में से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं वायुमंडल की संरचना।
तो यहाँ पर देखिए क्षोभ मंडल है, ठीक है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 13 किलोमीटर है, ठीक है। और हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। और देखिए मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल के अंदर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ये जो है कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ये तो आपका TRE 3.0 का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, PRT में पूछा गया था। लेकिन फ्रेंड्स ये आपके NCERT में दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे करा दिया। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नाइट्रोजन या आर्गन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो कि ये जो आपकी ओजोन गैस है, ठीक है, ओजोन गैस, यहाँ से थोड़ा कलर को मैं चेंज करूँगा और यहाँ पे लिखने का प्रयास करूँगा। देखिए ओजोन गैस, ठीक है, ये जो ओजोन गैस है फ्रेंड्स, ये आपकी जो है कि क्या करती है, इसका कार्य क्या है, तो ये हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, ठीक है। तो ओजोन गैस फ्रेंड्स आपकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ई को आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। तो ये आपने जान लिया कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना होती है, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न अगर बन जाए कि कौन सा मंडल मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 12 का जो है कि राइट आंसर क्या है, समताप मंडल। समताप मंडल फ्रेंड्स जो है कि मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और इन दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए समताप मंडल, देखिए क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न, और देखिए यहाँ से समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए मैनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है। तो फ्रेंड्स ये जो मैनियोक होता है ये कहाँ का प्रमुख भोजन है, ये जो है कि आपको बताना है। क्या गंगा बेसिन या अफ्रीका या अमेजन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो है कि मैनियोक ये आपका जो है कि अमेजन का जो है कि प्रमुख भोजन है। और फ्रेंड्स आपको जो है कि यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा, देखिए अमेजन बेसिन में जीवन, ठीक है। तो अमेजन बेसिन में जीवन, और यहाँ से देखिए मैं उस चीज़ को हाईलाइट भी कर रखा हूँ। देखिए अमेजन बेसिन का जो जीवन है, इनका मुख्य आहार क्या होता है, मैनियोक है, ठीक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। तो ये जो है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए जैसे भी, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। यानी कि ये जो सहारा है फ्रेंड्स ये अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। क्या पश्चिमी भाग में स्थित है, क्या दक्षिणी भाग में या पूर्वी भाग में, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स जो सहारा अफ्रीका है, ये जो है कि सहारा अफ्रीका की किस भाग में स्थित है। तो ये फ्रेंड्स सहारा जो है कि अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, तो उत्तरी भाग में, ठीक है। और उत्तरी फ्रेंड्स आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए यहाँ से रेगिस्तान में जीवन, और यहाँ से देखिए उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान, तो उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। तो ये आप जो है कि यहाँ से याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। यानी कि देखिए फ्रेंड्स ये जो लद्दाख में जो रेगिस्तान पाया जाता है, ठंडा रेगिस्तान, यहाँ के जो निवासी हैं वो अधिकांश किस जो है कि धर्म से आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं, क्या फ्रेंड्स ईसाई एवं मुसलमान हैं या बौद्ध एवं मुसलमान हैं, या ईसाई एवं बौद्ध हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स ये देखिए लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी फ्रेंड्स क्या हैं, बौद्ध एवं मुसलमान हैं। ठीक है, तो ये जो है कि चर्चित प्रश्न है, आपके एग्जाम में बन सकता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ के देख लेते हैं। देखिए यहाँ के अधिकांश निवासी, देखिए यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और एक प्रश्न मैं और भी बना दिया हूँ। देखिए लद्दाख में थिगसे प्रसिद्ध है, तो ये थिगसे शब्द है क्या, ये जो है कि आप ऑप्शन से लगा सकते हैं, या तो मंदिर है, या तो चर्च है, या तो स्थानीय घर है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए लद्दाख में जो थिगसे है ये फ्रेंड्स आपका मठ से संबंधित है, या प्रसिद्ध मठ है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स ये थिगसे जो है कि मठ से संबंधित है या प्रसिद्ध मठ है, और मठ जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स इसके ऊपर ही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये देख सकते हैं आप जो है कि थिगसे मठ, ये थिगसे मठ है। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से देखिए यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं। और वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। और कुछ प्रसिद्ध मठ देखिए हेमिस है, थिगसे है, और से एवं लमा यूरू है। ठीक है, तो ये तीनों शब्द आप जो है कि याद रखिएगा, और इसको फ्रेंड्स आप जो है कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को डॉट डॉट यानी कि कहा जाता है, यानी कि जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिस सेट उसी आधार पे कर रहे हैं जिस आधार पे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बने हैं TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, क्या फ्रेंड्स ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को, या शिवालिक के नाम से जाना जाता है, या अरावली के नाम से, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को जो है कि शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग देखिए हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या किस नाम से, तो शिवालिक जो है कि कहा जाता है। और इनकी चौड़ाई 10 से 50 किमी तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय के श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ठीक है, ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। और देखिए निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। और देखिए कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। तो फ्रेंड्स ये आप जो है कि यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये क्लास 10th की NCERT जियोग्राफी से प्रश्न बनाया गया था। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 नंबर का हमारा प्रश्न क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए फ्रेंड्स कृषि से 1 या 2 प्रश्न आपके सभी एग्ज़ाम में बने हैं, चाहे वो TRE 1 हो, चाहे वो TRE 2 हो, चाहे वो TRE 3 हो। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्या वो रक्षक मेखला है, या मल्चिंग है, या वेदिका कृषि है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, या सर्वाधिक उपयुक्त कृषि कौन सी है, तो वेदिका कृषि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से देखिए वेदिका फॉर्म, ये आपकी जो है कि फ्रेंड्स महत्वपूर्ण कृषि की विधियाँ हैं। देखिए वेदिका फॉर्म, देखिए चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए, और इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम
होता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि प्रश्न बनाया गया था। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये भी एक जो है कि एक प्रकार की कृषि है। इसको क्या बोलते हैं? समोच्च रेखी जुताई। देखिए एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। और बात करते हैं रक्षक मेखलाएं। तो देखिए रक्षक मेखला में होता क्या है? तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बना था और बन भी सकता है। देखिए यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखिए वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों एवं फलों को उगाना किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स देखिए ये सारे प्रश्न आपके जो है कि महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों फलों को उगाना किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आता है? क्या वो विटीकल्चर के अंतर्गत आता है या हॉर्टिकल्चर या पीसी कल्चर या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए ये सब हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है, जिसमें फ्रेंड्स सब्जियों फलों को उगाना ये जो है कि हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। ये वाणिज्य उपयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से बात करेंगे कि यहाँ से ये प्रश्न कहाँ से बनाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आप जो है कि इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स हार्टिकल्चर सबसे पहले उद्यान कृषि। देखिए यहाँ से वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों फलों एवं फलों को उगाना ये किसके अंतर्गत आता है? तो हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। बात करते हैं विटीकल्चर, तो अंगूरों की खेती से संबंधित है। पीसीकल्चर की बात करेंगे तो मत्स्य पालन से संबंधित है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। और सेरीकल्चर तो ये रेशम कीट से संबंधित है। ये जो है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपकी कल्चर हैं। ये आप जो है कि यहाँ से जो है कि स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए 4 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? किस प्रकार की कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है तब राख को मृदा में मिलाया जाता है? ये कृषि फ्रेंड्स आप जो है कि सुने होंगे। क्या ये मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है, जिसमें वृक्षों को काट कर जलाकर उस जो है कि जगह को साफ किया जाता है और बची राख को जो है कि जोत कर मृदा में मिलाया जाता है? क्या वो वाणिज्य कृषि या स्थानांतरित कृषि या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। ये फ्रेंड्स स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आता है। और स्थानांतरित कृषि में होता क्या है? तो वृक्षों को काट कर उसको जला दिया जाता है और फिर वो जगह साफ हो जाती है। तब जो राख रहता है जिसको हम जलाते हैं उस राख को हम लोग मृदा में मिला देते हैं। इसको हम लोग स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से स्थानांतरित कृषि, देखिए यहाँ से अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। और ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। देखिए वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। इस प्रकार की कृषि को हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं या कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जानते हैं। आपने जो है कि सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 5 नंबर का प्रश्न क्या है? ये 5 नंबर का प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो है कि 11th 12th में बीपीएससी में पूछा गया था, टीआरई के एग्ज़ाम में। तो देखिए निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर, इसको हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या फ्रेंड्स यहाँ से? तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग देखेंगे उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण में फ्रेंड्स सबसे पहले काराकोरम आ जाएगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से लद्दाख आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और लद्दाख के बाद फ्रेंड्स आपका जो है कि जास्कर हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
और जास्कर के बाद फ्रेंड्स आपका जो है कि क्या आ जाएगा, तो पीर पंजाल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2143 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। ठीक है, यहाँ से आप जो है कि देख सकते हैं, मैं जो है कि यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा। ये फ्रेंड्स देखिए बीपीएससी टीचर में पूछा गया है 11th 12 में। ठीक है, देखिए लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है, तो देखिए सबसे पहले काराकोरम है, फिर उसके बाद लद्दाख है, जास्कर है, फिर उसके बाद पीर पंजाल है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं, यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है, क्या दक्कन पठार, या सह्याद्री के नाम से, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। बहुत ही चर्चित प्रश्न है, बीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स बात करेंगे कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या फ्रेंड्स आपकी 12 है, यानी कि 12 जिले बिहार के गंगा के किनारे स्थित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे फ्रेंड्स सबसे जो है कि किस जिले में सबसे लंबी गंगा नदी बहती है, तो वो है आपका पटना जिला। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि याद रख सकते हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, जिसमें कौन कौन से जिले हैं, तो सारण है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर और खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल हैं। तो ये सभी राज्य हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न फ्रेंड्स आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। ये जो है कि बिहार के एससीईआरटी बुक में हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक से एक साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है, क्या वो नवादा जिला है जिसमें तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है, या सासाराम, या रोहतास, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ये तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात फ्रेंड्स आपका जो है कि कैमूर जिले में, बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। ठीक है, तो कैमूर फ्रेंड्स आपका जो है कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आसान प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं, क्योंकि बीपीएससी के दो ऑप्शन बहुत ही रोचक तरीके से बनाए जाते हैं। देखिए बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते हैं और सभी प्रश्न में आपके डी और ई ऑप्शन सेम होते हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आप अभी से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आराम से फ्रेंड्स आप जो है कि इन 2 ऑप्शनों को जो है कि बढ़िया से छांट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। इस प्रश्न को मैंने इसलिए रखा था क्योंकि फ्रेंड्स ये बीपीएससी अपने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में अभी जो है कि 68वीं बीपीएससी प्री में ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आपके फ्रेंड्स CWG योजना के अनुसार आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आप जो है कि याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके बारे में देख लेते। देखिए फ्रेंड्स ये मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ही ये प्रश्न आपका पूछा गया था, जिसमें फ्रेंड्स देखिए कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है CWG।
तो ये चर्चित प्रश्न है फ्रेंड्स, आप जो है कि इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी जो है कि लेना चाहेंगे तो देखिए वर्ष 1918 में वी कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण की अनुभविक पद्धति विकसित की थी। कब? 1918 में। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए जिनमें से 4 तापमान एवं 1 वर्षण पर आधारित है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो ये जो है कि आप याद रख सकते हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो 10 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? यानी कि फ्रेंड्स शीत ऋतु में आप जो है कि साफ तौर पे जानिए कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। क्या गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ में अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? क्या छोटा नागपुर पठार में अक्टूबर और नवंबर में के महीने में भारी वर्षा होती है? या कोरोमंडल तट पर? या उपर्युक्त में से एक से अधिक? या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स बात करेंगे 10 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, कोरोमंडल तट पर फ्रेंड्स अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है कि भारी वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 15 प्रश्न करते हैं और ये सभी प्रश्न जो है कि आपके टॉप लेवल के होते हैं। मैं जो है कि डेली आप जो है कि कमेंट करते हैं कि सर 100 प्रश्न लाइए या 50 प्रश्न लाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि 15 प्रश्न करिए बिल्कुल NCERT और SCERT बुक से। और देखिए आपको जो है कि मैं जो है कि उसमें एक दिन जो है कि उसमें ज़्यादा प्रश्न लाता हूँ और ये प्रश्न आपके यही प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो एक दिन आपका जो है कि ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस भी हो जाता है। और देखिए उत्तर पूर्वी मानसून, देखिए उत्तर पूर्वी मानसून उत्तर पूर्व दिशा से भारत में प्रवेश करता है। देखिए उत्तर पूर्वी मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। तो यहाँ से ये जो है कि प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ से बात करेंगे 11 नंबर के प्रश्न की। तो देखिए निम्नलिखित में से किन राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? यानी कि सिंचाई, अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, उन राज्यों को हमें बताना है। क्या वो पंजाब है, हरियाणा है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स इसको हम लोग देखेंगे NCERT में। तो सबसे पहले यहाँ से आप जो है कि देख सकते हैं, देखिए वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के लिए निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। और बात करेंगे खनन के लिए, तो देखिए खनन के कारण भूमि निम्नीकरण के लिए कौन से राज्य जो है कि उत्तरदायी हैं? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। और बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? देखिए कौन से राज्य हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। और बात करेंगे अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, तो कौन कौन से राज्यों में? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। एक प्रश्न यहाँ से बनना फ्रेंड्स तय है, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान किस पेड़ की पूजा करती हैं? एक प्रश्न आपके TRE 1 में पूछा गया था, PRT में। और यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहा है इस बार, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे जो है कि प्रश्न आपके NCERT बुक में दिए गए हैं। तो उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान किस पेड़ की पूजा करती हैं? क्या वो इमली और आम की पूजा करते हैं शादी के दौरान, या महुआ और कदम, या नीम और चीड़ के, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स उड़ीसा में इमली और बिहार की जनजातियाँ आम की पूजा करती हैं शादी के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आप जो है कि देखिए यहाँ से TRE 1 में प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ
महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। देखिए उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आप जो है कि याद रख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बना था। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन है? क्या वो रक्षित वन है या और अवर्गीकृत वन या आरक्षित वन? ठीक है, तो 13 का फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आरक्षित वन फ्रेंड्स वन्य और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन है। कौन सा वन? तो आरक्षित वन। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन तीनों वन के बारे में। देखिए यहाँ से आरक्षित वन, देखिए देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न था। और रक्षित वन के बारे में देखेंगे तो देखिए वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। और यहाँ से अवर्गीकृत वन, तो देखिए अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। तो यहाँ से ये 3 प्रकार के वन हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? क्या वो सहयोग क्रांति के नाम से जाना जाता है या रक्तहीन क्रांति या उन्मूलन क्रांति या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये प्रश्न आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक से बनाया गया है। यहाँ पर देखिए विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ से आप जो है कि देखिए विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से नाम दिया गया या जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। और आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस पेटी से लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? क्या वो उड़ीसा झारखंड पेटी है जहां पर लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है, या महाराष्ट्र गोवा पेटी, या दुर्गा बस्तर चंद्रपुर पेटी, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए वो दुर्गा बस्तर चंद्रपुर पेटी है जिससे फ्रेंड्स जो है कि लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए उड़ीसा झारखंड पेटी, देखिए उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केदुझूर जिलों में बादाम पहाड़ खाद्यान्नों से निकाला जाता है। इसी से संदिग्ध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोआ मंडी में हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। बात करेंगे दुर्गा बस्तर चंद्रपुर पेटी की, तो यह महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। और देखिए यहाँ से आपके जो है कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए इन खाद्यान्नों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो इसको आप जो है कि इम्पोर्टेंट कर लेंगे। और मैं फ्रेंड्स ये सभी आपके जो है कि चैप्टर वाइज फैक्ट और एमसीक्यूज करा रखा हूँ क्लास 10th और क्लास 9th की एनसीईआरटी का, वहाँ से आप जो है कि सभी क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी की आंतरिक परत क्रोड किसकी बनी होती है? इस तरह का प्रश्न आपके जो है कि टीआरई 1 में एक पूछा गया था। अभी मैं उस प्रश्न को भी यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए पृथ्वी की आंतरिक परत क्रोड, देखिए पृथ्वी की आंतरिक परत क्रोड होती है। और ये क्रोड जो है कि किसकी बनी होती है, ये जो है कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या फ्रेंड्स पृथ्वी की आंतरिक परत जो क्रोड होती है या सिलिका एवं एल्यूमिना की बनी होती है, या निकल एवं लोहा की, या सिलिका एवं मैग्नीशियम की, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स पृथ्वी की जो आंतरिक परत होती है क्रोड, ये फ्रेंड्स आपकी बनी होती है निकल एवं लोहा की। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए यहाँ से इस प्रश्न को देखिए कहाँ से बनाया गया है।
तो क्लास 7वीं की क्लास जो है कि 8वीं है या 7वीं है, यहाँ पे देखिए इसमें से ये जो है कि प्रश्न बनाया गया है ज्योग्राफी से। देखिए सबसे आंतरिक परत क्या है, क्रोड होती है, ठीक है। और ये क्रोड जो है कि किसकी बनी होती है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देखिए जिसकी त्रिज्या लगभग कितनी होती है क्रोड की, तो 3500 किलोमीटर होती है, ठीक है। और यहाँ पर यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निफे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे निफे कहते हैं, यानी कि फ्रेंड्स निफे हम लोग क्यों क्यों कहते हैं, तो देखिए ये नी से जो है कि निकल हो जाता है, और फे से मतलब फेरस यानी कि ये लोहा हो जाता है, ठीक है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स इस प्रश्न का आपको जो है कि आगे और पीछे दोनों की जानकारी मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक और प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, महासागर की परपटी मुख्यतः किसकी बनी होती है। यही प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो है कि टीआरई 1 में ये जो है कि पूछा गया था, किसमें, तो फ्रेंड्स ये आपके जो है कि टीआरई 1.0 में पीआरटी में जो है कि पूछा गया था। क्या पूछा गया था, तो महासागर की परपटी मुख्यतः किसकी जो है कि बनी होती है, ठीक है। तो महासागर की परपटी फ्रेंड्स क्या सिलिका एवं एल्यूमिना की बनी होती है, या निकल एवं लोहा की, या सिलिका एवं मैग्नीशियम की। तो फ्रेंड्स महासागर की जो परपटी होती है ये सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न जो है कि आना तय है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ के देख लेते हैं एक और प्रश्न, फिर उसके बाद जो है कि इन तीनों प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे कि आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक में कैसे दिया गया है। देखिए महाद्वीपीय परपटी मुख्यतः किसकी बनी होती है, तो ये फ्रेंड्स जो है कि महाद्वीपीय परपटी, ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि ये महासागरीय परपटी है, और ये आंतरिक परत क्रोड होता है, ठीक है। ये क्रोड का बना होता है, ये क्रोड जो आंतरिक परत है, ये क्रोड जो है कि निकल एवं लोहा का, और ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि ये महासागरीय परपटी है, ठीक है। महासागरीय महासागरीय परपटी किससे बनी होती है, सिलिका एवं मैग्नीशियम की। और फ्रेंड्स यहाँ पर 8 नंबर का जो प्रश्न है सिलिका एवं एल्यूमिना, तो ये फ्रेंड्स ये जो महाद्वीपीय परपटी होती है ये फ्रेंड्स आपकी सिलिका एवं एल्यूमिना की बनी होती है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तीनों प्रश्न यहाँ से आपके क्लियर हो जाते हैं। और ये प्रश्न देखिए एक चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक में, चैप्टर नंबर 2 है हमारी पृथ्वी के अंदर। और हमारी पृथ्वी के अंदर देखिए यहीं से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए पृथ्वी का आंतरिक भाग, देखिए महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न, और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इसे क्या कहते हैं, तो सीमे कहते हैं, Cl कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं एल्यूमिनिया की बनी होती है, जिसे सीमे कहते हैं, ठीक है, सिलिका एवं मैग्नीशियम। और यहाँ पे देखिए परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, ठीक है। और इसकी सबसे आंतरिक परत क्या है, क्रोड होती है। और क्रोड हमारी फ्रेंड्स किसकी बनी होती है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे महाद्वीपीय परपटी सिलिका एवं एल्यूमिनियम से, और यहाँ पे देखिए महासागरीय परपटी सिलिका एवं मैग्नीशियम से। और यहाँ पे जो आंतरिक परत क्रोड होता है ये आपका जो है कि किससे बना होता है, तो निकल एवं लोहा से बना होता है, ठीक है। और देखिए पृथ्वी की त्रिज्या किलोमीटर में कितना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से 3 प्रश्न आपने देख लिया। अब हम लोग फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उन 3 प्रश्नों को दिखाना सबसे पहले आपको ज़रूरी था, क्योंकि फ्रेंड्स वो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ से लगभग एक प्रश्न आपका टीआरई 1 में और एक प्रश्न आपका टीआरई 2 में, दोनों में पूछा गया था पीआरटी में, इसलिए फ्रेंड्स हमने जो है कि यहाँ पे बता दिया। देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं। देखिए वे प्रमुख कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है, यानी कि वे प्रमुख कारक बताना है हमें जिससे जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है या परिवर्तन होता है। उन कारकों से, उन्हीं कारकों को हमें बताना है, ठीक है। क्या फ्रेंड्स जन्म मृत्यु और विवाह है, या जन्म मृत्यु और प्रवास है, या जन्म मृत्यु और जीवन प्रत्याशा है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है कि जनसंख्या में परिवर्तन हमें इन कारकों से दिखाई देता है या होता है, जन्म मृत्यु एवं प्रत्याशा, ठीक है।
तो जन्म मृत्यु एवं प्रत्याशा, जन्म मृत्यु एवं प्रवास। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स जन्म मृत्यु और प्रवास वे कारक हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ से इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जन्म को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। तो जन्म दर यहाँ पे देखिए, जन्म दर और यहाँ से यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर एवं प्रवास, इन तीनों से जो है कि हमें जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से देखिए निम्न में से उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स जो है कि आपको यहाँ से ये प्रश्न बन रहा है कि निम्न में से उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। यानी कि अगर आप उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो किस आधार पे करते हैं। ठीक है, क्या कच्चा माल के आधार पर, या आकार के आधार पर, या स्वामित्व के आधार पर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर, यहाँ पर कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर हम लोग जो है कि उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न आपको बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स इसी तरह के प्रश्न आपके जो है कि ज्योग्राफी के सेक्शंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से उद्योगों का वर्गीकरण, देखिए फ्रेंड्स आपकी जो है कि क्लास 7वीं की एनसीईआरटी हो ज्योग्राफी की, या 8वीं की हो, या 9वीं की हो, या 10वीं की हो, ये ज्योग्राफी के लिए आपको 7, 8, 9 और 10 ये 4 बुक्स पढ़नी है ज्योग्राफी के लिए। और इसके साथ में आप जो है कि मैं इस प्रैक्टिस सेट को आप देखिएगा तो इसमें एससीईआरटी बुक से भी प्रश्न मैं बनाता हूँ। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी में सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि फ्रेंड्स एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में सेम चीज़ें दी गई होती हैं, लेकिन एससीईआरटी जो होती है किसी भी राज्य की, जैसे बिहार एससीईआरटी की बुक हो गई, तो उसमें आपको बिहार स्पेशल के कुछ प्रश्न दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बस अंतर इतना ही है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ये 7 और 8 और 9 और 10 ये जो इतनी पतली पतली बुक्स हैं फ्रेंड्स, कि किसी में 7 चैप्टर, किसी में 6 चैप्टर, किसी में 5 चैप्टर है, और इनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो फ्रेंड्स आप आराम से जो है कि ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर कर लेंगे। देखिए उद्योगों का वर्गीकरण जो है कि आप कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पे किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और फ्रेंड्स हम लोग देखिए जनसंख्या पिरामिड क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात ये है कि जनसंख्या पिरामिड होता क्या है। तो जनसंख्या पिरामिड फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जब किसी क्षेत्र का घनत्व तो इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, क्या ये जनसंख्या का पिरामिड है, या जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखी निरूपण। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है कि कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स हम लोग फालतू चीज़ों का प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं हम लोग फ्रेंड्स उन्हीं चीज़ों का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखी निरूपण ये क्या होता है, तो जनसंख्या का पिरामिड कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स अगर इसको देख लेते हैं अपने बुक में, तो देखिए एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है जनसंख्या पिरामिड है। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड है जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य होता है। यानी कि जनसंख्या वितरण शब्द से हमें क्या तात्पर्य है, या क्या होता है जनसंख्या वितरण, ये जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं, यही जो है कि जनसंख्या वितरण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं, यही जो है कि जनसंख्या वितरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं जनसंख्या का वितरण। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है,
विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत क्या है, असमान है। असमान का मतलब फ्रेंड्स जहाँ पर जो है कि कम उद्योग हैं या जहाँ पर जो है कि पानी की कम मात्रा है वहाँ कम लोग रहते हैं, जैसे रेगिस्तान हो गया। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। तो यही जनसंख्या वितरण है और यहाँ से आप इसको जो है कि समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न फ्रेंड्स देखिए इधर उधर से नहीं बनाया गया है। जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं वहीं से जो है कि ये प्रश्न आपका बनाया गया है। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर स्थित है? क्या उत्तरी अमेरिका में, या उत्तरी अफ्रीका में, या दक्षिणी अफ्रीका में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए विश्व की सबसे गहरी जो खान है वो फ्रेंड्स आपकी दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं कि वो कौन सी विश्व की सबसे गहरी खान है। तो यहाँ पर देखिए आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर इस तरह करके अगर दिया जाए कि क्या आप जानते हैं, तो जान जाइए फ्रेंड्स कि यहाँ से प्रश्न या तो बना है या तो बनने वाला है, ठीक है। देखिए विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और वो खान कौन सी है? तो मपोनेंग गोल्ड माइन, ये जो है कि उस खान का नाम है जो कि फ्रेंड्स विश्व की सबसे जो है कि गहरी खान है। और ये कितनी गहरी है? तो लगभग फ्रेंड्स 4 किलोमीटर ये गहरी है, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। ये आपने जो है कि ये आपने सबसे पहले ही देख लिया था। पृथ्वी की आंतरिक परत क्रोड किसकी बनी होती है? तो ये फ्रेंड्स निकल एवं लोहा की बनी होती है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये हमने पहले ही देख लिया है। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए आंतरिक परत जो क्रोड होती है ये निकल एवं लोहे की बनी होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ये भी हम लोग देख चुके हैं। महासागर की परपटी मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो महासागर की परपटी फ्रेंड्स सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। ये आपके टीआरई 1 में ये प्रश्न जो है कि आपका पूछ लिया गया था, ठीक है। यहाँ पे आप जो है कि लिख लीजिए टीआरई 1.0 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 8 नंबर का प्रश्न, महाद्वीपीय परपटी मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो महाद्वीपीय परपटी फ्रेंड्स सिलिका एवं एल्यूमिना की बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न बन सकते हैं। हमने फ्रेंड्स तीनों प्रश्न आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप 3 चीज़ को अगर नोट कर लेते हैं, या तो आप इसको भी अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जैसे ये हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न बनाया गया था, यहाँ से एक प्रश्न, और यहाँ से जो है कि एक प्रश्न आपका बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स पृथ्वी की त्रिज्या किलोमीटर में कितना है? तो पृथ्वी की त्रिज्या फ्रेंड्स जो है कि आपकी कितना किलोमीटर है, ये आपको बताना है। क्या 3500 किलोमीटर, या 3971, या 6371, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है ये फ्रेंड्स 6371 किलोमीटर है। ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे देख भी लेते हैं आगे। देखिए क्या आप जानते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर इस तरह का करके दे तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ें दी गई होती हैं। देखिए पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। और देखिए पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, और 84% मेटल है, और 15% क्या है, क्रूड है। तो ये भी जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए द्रवित मैग्मा से बने सेल को क्या कहते हैं? तो द्रवित मैग्मा से बने सेल को फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं? क्या अवसादी सेल कहते हैं, या आग्नेय सेल, या कैंत्रित सेल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये जो द्रवित मैग्मा से बना सेल होता है ये फ्रेंड्स आपका आग्नेय सेल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स अगर इसको देखने का प्रयास करेंगे कि आपके बुक में कहाँ से दिया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स द्रवित मैग्मा, देखिए यहाँ से द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं, और इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। और आग्नेय सेल कितने 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल या बहिर्भेदी सेल। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम में बन सकती हैं, इसको आप जो है कि याद रखिएगा।
और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए, वह सेल जिसमें जीवाश्म होता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, क्या वो औषधि सेल है जिसमें जीवाश्म होते हैं, या आग्नेय सेल, या कांतरित सेल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो औषधि सेल होते हैं, ये फ्रेंड्स इनमें जो है कि जीवाश्म भी उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक का जहाँ से प्रश्न हम बनाते हैं, इस चीज़ को दिखाने का ये मतलब है कि चीज़ें आपको जो है कि संदिग्ध में न रहें, आप जो है कि कंफर्म कर लें सभी प्रश्न को। और यहाँ पे देखिए, ये अदृढ़ अवसाद दबकर या कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेल को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दोनों से दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं, ठीक है। और जीवाश्म होता क्या है, तो यहाँ से देखिए दिया गया है, क्या आप करके जानते हैं। यहाँ पे देखिए, सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। तो जीवाश्म से संबंधित अवसादी सेल है, यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। और यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी से निकलता है। तो फ्रेंड्स, ज्वालामुखी से देखिए गैस भी निकलती है, राख भी निकलती है, और लावा भी निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी से आपके TRE 3.0 में एक प्रश्न जो है कि पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लावा भी निकलता है, और ये जो कप के आकार का होता है इसको क्रेटर हम लोग बोलते हैं। और यहाँ से गैस एवं राख भी निकलती है, ठीक है। तो ये आपको जो है कि याद रखना है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्थानीय लोग किन सामान्य तरीकों से भूकंप आने की संभावना का अनुमान लगाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपके क्षेत्र में भूकंप आने वाला है, तो आप जो है कि किन तरीकों से ये जो है कि संभावना लगा सकते हैं कि भूकंप शायद आने वाला है, ठीक है। क्या जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके, या तालाब में मछलियों की उत्तेजना को देख के, या सांपों का धरातल पर आना, इसको देख के हम अनुमान लगा सकते हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें उपर्युक्त ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों फ्रेंड्स आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं। और इन उपर्युक्त तीनों विकल्पों से हम जो है कि अनुमान लगा सकते हैं उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों चीज़ों को देख के हम जो है कि अनुमान लगा सकते हैं कि शायद भूकंप आने वाला है, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हैं, तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, और सांपों का धरातल पर आना। इससे हम लोग जो है कि अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है कि भूकंप आ सकता है। और यहाँ से देखिए एक प्रश्न और बन सकता है, गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था, तो 26 जनवरी 2000 जो है कि 1 को आया था गुजरात के भुज शहर में। और इसकी जो है कि तीव्रता कितनी थी, तो रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप था, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, वायुमंडल के किस मंडल में हल्की गैसें हीलियम एवं हाइड्रोजन पाई जाती है। यानी कि वायुमंडल के किस मंडल में हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन, ये जो है कि गैसें पाई जाती हैं, किस मंडल में, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या मध्य मंडल में, या क्षोभ मंडल में, या समताप मंडल में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, वायुमंडल के जो है कि बहिर्मंडल में फ्रेंड्स जो है कि आपकी बहिर्मंडल में फ्रेंड्स हल्की गैसें जो होती हैं हीलियम एवं हाइड्रोजन, ये जो है कि पाई जाती हैं, ठीक है। तो बहिर्मंडल आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से देखिए, बहिर्मंडल, देखिए यहाँ से मैं हाईलाइट भी किया हूँ। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है, और हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके एग्जाम में बन सकता है, आप इसको जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से
तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, इसका आविष्कार किसने किया था। देखिए मैं इधर उधर से टाइपिंग नहीं कर दिया हूँ, ये चीज़ें भी आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है। तो तापमान को मापने की मानक इकाई जो होती है डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस का आविष्कार जो है कि किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। क्या वो अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट था, या कार्ल रोजर्स था, या लॉर्ड केल्विन था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तापमान को मापने की जो मानक इकाई है डिग्री सेल्सियस, इसका आविष्कार फ्रेंड्स एंडर्स सेल्सियस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से एंडर्स सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो है कि आप याद रखिएगा, एंडर्स सेल्सियस। और यहाँ से ये चीज़ें भी आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं। देखिए फिर से वही चीज़ हम बता रहे हैं। क्या आप जानते हैं, देखिए तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेल्सियस मापने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये भी आपको जो है कि जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए निम्नलिखित में से किस देश की स्थल सीमा भारत के स्थल सीमा को नहीं छूती है। यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत के स्थल सीमा से जो है कि कितने देशों की स्थल सीमा टच करती है या छूती है। और फ्रेंड्स इसमें जो है कि बताना है इस प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस देश की स्थल सीमा भारत के स्थल सीमा को नहीं छूती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए उपर्युक्त में से जो है कि आपका कोई नहीं राइट आंसर है। यानी कि फ्रेंड्स भूटान की भी स्थल सीमा भारत के स्थल सीमा को छूती है, चीन की भी छूती है और अफ़गानिस्तान की भी छूती है। ठीक है, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, जो चीज़ मैं हाईलाइट किया हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये आपके सिलेबस में है, बिहार एससीईआरटी के बुक में भारत के पड़ोसी देश, यानी कि जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज बेसिक होना चाहिए। और फ्रेंड्स एक बार और बता दें, हम लोग ये प्रैक्टिस सेट जो है कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ख़ास तौर से हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स और इन्हीं दोनों जो है कि पोर्शन को हमें जो है कि कवर करना है, और उन्हीं आधार पे हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं या कर रहे हैं, जिस आधार पे फ्रेंड्स आपके TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में 1 to 5 में 6 to 8 में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है, यानी कि जो भारत की स्थल सीमा है ये जो है कि 7 देशों को टच करती है। इन देशों के नाम देखिए कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। ठीक है, और एक प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था TRE 3.0 में। ठीक है, सबसे अधिक किस देश की जो है कि स्थल सीमा टच करती है, तो वो है फ्रेंड्स बांग्लादेश। ठीक है, तो ये TRE 3.0 में पूछा गया था। तो इन चीज़ों को आपको फ्रेंड्स याद रखना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि ये सार्क होता क्या है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कि सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए चीन जो है ये जो है कि सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये चीन जो है कि सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स इस चीज़ को भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले सार्क का फुल फॉर्म आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी के बुक में दिया गया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये जो है कि सार्क का फुल फॉर्म है। ठीक है, और सबसे पहले देखिए सार्क के निम्नलिखित सदस्य हैं, यानी कि सार्क के कौन कौन से देश सदस्य हैं। तो देखिए यहाँ पर भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और यहाँ पे श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव और अफ़गानिस्तान है। ठीक है, तो चीन इसमें जो है कि सार्क का सदस्य नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स नहीं पूछा था। तो यहाँ पर जो है कि आप कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी चीन को लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको जो है कि ये जो है कि काम आएगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो वो है फ्रेंड्स आपकी कोसी नदी। ठीक है, तो कोसी नदी को भी आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये भी प्रश्न बन सकता है कि कोसी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। देखिए इसका जो है कि उद्गम नेपाल में हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है कि पता होना चाहिए। और यहाँ से देखिए नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में क्या हुआ था, तो भयंकर बाढ़ आई थी। कब? 18 अगस्त 2008 को। तो ये भी फ्रेंड्स आपको जो है कि पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, यानी कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणतम जो किनारा है वो क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है फ्रेंड्स, वो जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स इस चीज़ को भी हम लोग बिहार एससीईआरटी की बुक में दिया गया है, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, भारत एक विशाल देश है, इसका मुख्य भूभाग कितना है, 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए यहाँ से इसका दक्षिणतम विस्तार कहाँ से है, तो 6 अंश 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। और यहाँ से देखिए प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगले प्रश्न को। 23.5 अंश यानी कि 23 अंश 30 मिनट को हम लोग 23.5 अंश बोलते हैं। ठीक है, तो 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए क्या मकर रेखा कहते हैं या कर्क रेखा या मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे आ जाएगा प्रश्न की 23 अंश 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश को। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कहेंगे, तो मकर रेखा हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको जो है कि 2 प्रश्न यहाँ से क्लियर होना चाहिए। ये प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बन सकता है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आते हैं और देख लेते हैं यहाँ से, उसी के नीचे से देखिए यहाँ से 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है एवं इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये 2 भागों में बांटती है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। और 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा कहते हैं। और यही कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कल आपने देखा था कि भारत के क्षेत्रफल के भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के जो है कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 8.59% आपने कल देखा था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न ये बन सकता है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। क्या 5.6% है या 3.6% या 2.4% या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, एग्जैक्ट आपके बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों बुक में दिया गया है 2.4% है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसको कहाँ पर दिया गया है। तो देखिए ये बिहार एससीईआरटी की बुक है और देखिए ऊपर ही दिया गया है आकार में, यहाँ पर क्या दिया गया है, भारत का क्षेत्रफल
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। तो ये डाटा जो है कि दिया गया है आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी के भी बुक में और आपके एनसीईआरटी के भी बुक में क्लास 9th में भी ये दिया गया है। ठीक है, तो जब हम फ्रेंड्स देखिए क्लास 10th और क्लास 9th की ज्योग्राफी हम चैप्टर वाइज फैक्ट और एमसीक्यूज के साथ में बिल्कुल बुक से हाईलाइट करके पढ़ चुके हैं। वहाँ से उन क्लासों को आप नहीं देखें फ्रेंड्स, तो आप जो है कि प्लेलिस्ट बनाई गई है क्लास 9 और क्लास 10 के नाम से, वहाँ से आप जो है कि उन सभी क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले देखिए विश्व के 7 बड़े देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, रूस है। ठीक है, और भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां है। ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे फ्रेंड्स हम लोग गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो है कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, आपको बहुत ही छोटा प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये कितने बड़े एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी प्री में पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, तो देखिए गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स गंडक नदी का दूसरा नाम क्या पुनपुन है, या महानंदा, या नारायणी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गंडक नदी का दूसरा नाम फ्रेंड्स नारायणी नदी है। यहाँ पर आपको जो है कि पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। देखिए कहाँ पर पूछा गया है, तो 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ही ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स रीजनिंग हो या मैथ हो या हिस्ट्री हो या जियोग्राफी हो या साइंस हो, आपको जो है कि बीपीएससी प्री का ये सारे प्रश्न आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, तो घटना चक्र के पूर्वावलोकन वाले में भी मिल जाएंगे, और आपको यूथ अगर पसंद है तो यूथ में भी ये मिल जाएंगे। आप कोई भी प्रकाशन का पढ़ें, कोई जो है कि मैटर नहीं करता है। आपको जो है कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का देखिए आपको कौन कौन से, तो फ्रेंड्स आपको जो है कि 68वीं, ठीक है, 69वीं और 17वीं, ये 3 साल के जो है कि आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को जरूर देखना है। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स डायरेक्टली प्रश्न जो है कि उठाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी नारायणी नदी। देखिए 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ही ये प्रश्न जो है कि पूछा जा चुका है। अब देखिए इसके थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए प्रश्नगत विकल्पों में से गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, नारायणी है। इसका एक अन्य नाम है कौन, सालग्रामी। तो ये भी आपको जो है कि पता होना चाहिए। देखिए गंडक नदी नेपाल हिमालय के अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप से निकलती है और पटना के पहलेजा घाट के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी के 7 मुख्य सहायिकाएं हैं, और देखिए ये त्रिशूल, बूढ़ी गंडक, सेती, दरौदी, मादी और काली गंडक, और कौन है, तो मस्या गढ़ी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये गंडक नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है। यानी कि देखिए राजस्थान और गुजरात में कौन सी नदी बहती है, तो लूनी नदी बहती है, और इसी लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, या कहाँ से ये उद्गम होती है, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये क्या सांभर झील से निकलती है, या पुष्कर घाटी से, या साहनी दलदल से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये राजस्थान और गुजरात में बहने वाली ये लूनी नदी जो है फ्रेंड्स, ये आपके जो है कि पुष्कर घाटी से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आप जो है कि किस लेवल के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं ये मायने रखता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो है कि बीपीएससी देखिए बीएओ का एग्ज़ाम करवाती है, और बीएओ का एग्ज़ाम जो है कि मार्च में 2024 में हुआ था। तो ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है। देखिए राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है पुष्कर घाटी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। देखिए लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली पर्वत श्रेणी स्थित अजमेर के पुष्कर घाटी से होता है, तथा यह दक्षिण पश्चिम दिशा में गुजरात राजस्थान से बहती हुई कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है।
यह एक अंतःप्रवाही नदी है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बन सकता है। कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप जो है कि अगर 15 प्रश्नों की प्रैक्टिस डेली करते हैं तो ये 15 प्रश्न फ्रेंड्स आपके टॉप लेवल के हों और यहाँ से ज़रूर एग्ज़ाम में प्रश्न बनने की संभावना हो। ठीक है, देखिए कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? क्या 300 मीटर है या 150 मीटर या 30 मीटर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो 30 मीटर है और आपके जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में 30 से 40 मीटर देता है। तो इस हिसाब से जो है कि आपका जो है कि राइट आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आयोग भी माना है, यहाँ पर देखिए सटीक आंसर की के साथ में यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ से कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 30 मीटर। देखिए 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ही ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है। और यहाँ से देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, कोसी मैदान या बेसिन की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 से 40 मीटर के बीच में है। ठीक है, भारत में कोसी मैदान निचले गंगा मैदान का भाग है। इसका सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, अतः विकल्प जो है कि सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको जो है कि पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली प्रश्न आपके जो है कि टीआरई के एग्ज़ाम में उठाए जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बीपीएससी ही जो है कि आपके टीआरई का एग्ज़ाम लेती है। ठीक है, तो देखिए त्रिवेणी नहर, यहाँ से प्रश्न जो है कि 9 नंबर का क्या है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये जो है कि आपको बेसिक प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स देखिए अगर आपको नहीं पता है तो आपको सभी प्रश्न हार्ड लगेंगे। ठीक है, तो त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो क्या फ्रेंड्स त्रिवेणी नहर जो है ये कोसी नदी पर है या सोन नदी या महानदी पर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए ये जो त्रिवेणी नहर है ये आपके जो है कि गंडक नदी पर निर्मित है। कहाँ पर? गंडक नदी पर ये निर्मित है। ठीक है, तो गंडक आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर फ्रेंड्स ये जो है कि आपके ऑप्शन नंबर सी गंडक नदी पर निर्मित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में, 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में। तो फ्रेंड्स अगर इतने बड़े एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न आपके जो है कि प्रीवियस ईयर से उठाए जा रहे हैं, तो ये आपके टीआरई के एग्ज़ाम में उठाए जा सकते हैं और उठाए भी गए हैं। ठीक है, देखिए त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको जो है कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? देखिए फ्रेंड्स आसान प्रश्न है, लेकिन ये विकल्प जो है कि आपका ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न को हार्ड बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से जलप्रपात दिया गया है और कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, इसमें जो है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर है, ये तो बिल्कुल आपका सही है, लेकिन सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये कपिल धारा, तो कपिल धारा फ्रेंड्स देखिए कपिल धारा आपके जो है कि कावेरी नदी पर नहीं है, ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी पर है, कपिल धारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, और फ्रेंड्स आगे देखते हैं, ये धुआंधार जलप्रपात जो है फ्रेंड्स ये गोदावरी नदी पर नहीं है, ये भी आपका जो है कि नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ये भी आपका नर्मदा नदी पर ही है। तो प्रश्न पूछा क्या है फ्रेंड्स, देखिए जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो एक ही जोड़ा हमें सही सुमेलित मिला है और 2 जोड़े जो है कि आपको सही सुमेलित नहीं मिले हैं, यानी कि नहीं पूछा गया है, तो इसमें जो है कि आपका कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। ये जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और धुआंधार जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर है। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है। तो ये देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर, बीपीएससी स्कूल टीचर 9 to 10 वाले में ये 26 अगस्त 2023 को ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए यहाँ से, और देखिए जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। मैं फ्रेंड्स बिल्कुल ये बुक को ही यहाँ पे पीडीएफ बना के पढ़ा देता, लेकिन फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सामने आंसर आपको दिख जाता। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड्स मैं सबसे पहले इसको टाइपिंग कर देता हूँ ताकि आपका जो है कि प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से हो जाए। फिर उसके बाद ये आप देख लें तो आपको बिलीव हो जाए कि ये सारे प्रश्न आपके टॉप लेवल के हैं और यहाँ जो है पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है और कपिलधारा ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ये नर्मदा नदी पर है और ये धुआंधार जलप्रपात ये भी आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है और यहाँ पर भी आप इसको जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, कपिलधारा नर्मदा नदी पर, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है प्रश्न जो है कि यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किस से निकलती हैं। ये फ्रेंड्स देखिए ये दामोदर और ये कोयल और स्वर्ण रेखा ये नदियां हैं और ये नदियां कहाँ से निकलती हैं, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या मेघालय के पठार से निकलती हैं या दक्कन के पठार से या छोटा नागपुर पठार से या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये दामोदर, कोयल और स्वर्ण नदियाँ फ्रेंड्स ये आपके छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है कि कहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए ये प्रश्न जो है कि आपका फ्रेंड्स 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये प्रश्न जो है कि पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ से आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखिए दामोदर, कोयल और स्वर्ण नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से भी सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं इसके बारे में। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती हैं और स्वर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। तो यहाँ से ये भी आपको जो है कि पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है, ये भी प्रश्न आपके जो है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। देखिए स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है, तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपके नगरी गांव से निकलती है। कौन, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आगे इसको देख लेते हैं कहाँ पर ये पूछा जा चुका है। तो ये देखिए 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ही ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा जा चुका है। देखिए स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए नगरी गांव से। अब ये नगरी गांव फ्रेंड्स पड़ता कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे। देखिए स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार पर रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। यह झारखंड राज्य के रांची के निकट नगरी गाँव, यानी कि फ्रेंड्स ये झारखंड राज्य के रांची जिले में नगरी गांव से निकलती है। ठीक है, तो ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई हुंडरू जल प्रपात का निर्माण करती है। कौन नदी, तो स्वर्ण रेखा नदी जो है कि हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। यह पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, यानी कि देखिए फ्रेंड्स तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात ये बिहार के किस जिले में स्थित है। और ये प्रश्न जो है कि आपका इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि फ्रेंड्स ये बिहार स्पेशल में ये प्रश्न जो है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। क्या वो रोहतास जिला है जहाँ पर तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, या नवादा या सासाराम, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है,
तो ये फ्रेंड्स तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात ये आपका कहाँ पर है, तो ये कैमूर ज़िले में, बिहार के फ्रेंड्स कैमूर ज़िले में स्थित है। ठीक है, कैमूर ज़िले में स्थित है और कैमूर आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 14 नंबर का प्रश्न। देखिए, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी कैमूर। ठीक है, देखिए बिहार के कैमूर जिले में तेल्हाड़ और इसको किस नाम से तेल्हार तलहार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। यह बिहार के रोहतास पठार में स्थित है, तो ये भी आपको जो है कि पता होना चाहिए। देखिए 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम जो हुआ था 2022 में, उसमें ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा जा चुका है। देखिए, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? क्या वनों की कटाई होती है, या सीट क्षरण होता है, या गली कटाव होता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो फ्रेंड्स वहाँ पर गली कटाव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गली कटाव। ठीक है, अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए गली कटाव होता है। देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर में 11th 12th वाले एग्ज़ाम में पूछा गया है 15 दिसंबर 2023 को। ठीक है, देखिए यहाँ से जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो गहरे चैनल बनाता है तो गली कटाव, देखिए गली इरोजन बनता है। गली कटाव चंबल बेसिन में पाया जाता है जहाँ इसे खड्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आज का लास्ट प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा तट उग्र उष्ण कटिबंधी चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? यानी कि वो कौन सा भारत का कौन सा तट है जो उग्र उष्ण कटिबंधी चक्रवातों से सबसे अधिक जो है कि प्रभावित है? क्या वो मालाबार तट है, या कोरोमंडल तट है, या कोंकण तट है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स वो कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट फ्रेंड्स भारत का वो उग्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। भारत का वो कौन सा तट? तो कोरोमंडल तट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये प्रश्न देखिए कहाँ पर पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न देखिए बीपीएससी टीचर यानी कि टीआरई के एग्ज़ाम में 11th 12th वाले एग्ज़ाम में 15 दिसंबर 2023 को ये प्रश्न जो है कि पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्ण कटिबंधी चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शन नंबर बी जो है कि कोरोमंडल तट जो है कि ये प्रभावित है किससे? उग्र उष्ण कटिबंधी चक्रवातों से। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए भारत का कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु तट के नाम से जाना जाता है, उग्र उष्ण कटिबंधी चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। उष्ण कटिबंधी चक्रवातों को दुनिया के सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड्स ये जो है कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? यानी कि ये निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जिसमें जो है कि उस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? क्या वो बुध ग्रह है, या शुक्र ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, या पृथ्वी के, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है कि पता है कि शनि ग्रह के चारों ओर जो है कि छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, तो शनि आपके जो है कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स उपर्युक्त में से जो है कि आपका कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स चलिए इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बिहार के आपके बिहार एससीईआरटी ज्योग्राफी की बुक में यहाँ पर देखिए दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, दो ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, तभी उद्घोषणा हुई। देखिए सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और देखिए यहाँ से शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए
जाते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि बनाया गया था। और फ्रेंड्स ये आपके जो है कि एग्ज़ाम में भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ से देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन हो जाता है, इसका जो है कि कारण क्या है, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या फ्रेंड्स वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, या वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, या वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये सिंपल सा जो है कि लॉजिक अगर आप देखेंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कब कम हो जाती है, तो फ्रेंड्स जब पृथ्वी की सतह से जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो सांस लेना जो है कि कठिन हो जाता है। आपने देखा होगा जब पर्वतारोही जब चढ़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके वो लोग चढ़ते हैं, ठीक है। तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए फ्रेंड्स एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में कैसे जो है कि प्रश्न को दिया जाता है। देखिए राधा ने बताया, देखिए मेरी दीदी जब ऊंचे पहाड़ों पर घूमने गई थी तब उन्होंने बताया था कि ऊपर पहुंचने पर सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। वो दिक्कत क्यों हो रही थी, तो यहाँ पर जो है कि आप जो है कि देख पा रहे होंगे कि सीमा ने कहा क्योंकि धरातल के ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यानी कि इसका कारण यही है फ्रेंड्स, जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं धरातल से तो उसमें जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। तो यही कारण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस गुब्बारे में भरी जाती है जिससे गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ने लगता है। देखिए फ्रेंड्स आप जो है कि प्रैक्टिकल के तौर पे देखिएगा, जब आप अपने मुख से जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो गुब्बारा ऊपर की तरफ नहीं जाता है। उसका भी कारण हम यहाँ पे बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स जब गुब्बारे वाला जब उसमें आपने देखा होगा जब गुब्बारे वाला जब गैस भरता है तो आपने देखा होगा कि गुब्बारा हमेशा जो है कि छोड़ देंगे तो ऊपर की तरफ जाने लगता है। उसका कारण क्या है, तो फ्रेंड्स उसका कारण यही है कि गुब्बारे में फ्रेंड्स वो गुब्बारे वाला जो होता है वो हाइड्रोजन गैस भरता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन गैस भरने पे गुब्बारा ऊपर क्यों जाता है, तो हाइड्रोजन गैस फ्रेंड्स देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से हल्की होती है, ठीक है। तो जब आप मुख से भरते हैं तो उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं, इसलिए गुब्बारा जो है कि ऊपर की तरफ नहीं जाता है, ठीक है। और गुब्बारे वाला जब भरता है मतलब मुख से नहीं भरता है गुब्बारे वाला, जब वो भरता है तो देखे होंगे जो गुब्बारा ऊपर की तरफ जाएगा तो उसमें आप जान जाइए कि उसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जब आप इसको देखेंगे तो देखिए वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा कितनी है। इन दोनों प्रश्नों को अभी मैं एक साथ दिखाऊंगा कहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा कितनी है, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वायुमंडल में फ्रेंड्स ऑर्गन गैस की जो मात्रा है 0.94% है, ठीक है। ये कहीं कहीं 3 भी देता है, तो आप जो है कि इसी के एबव आप समझिए कि वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा जो होती है 0.94% होती है, ठीक है। तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स इन दोनों प्रश्नों को। तो यहाँ से सबसे पहले जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ से देखिए सुरेश बोला, मैं बताती हूँ देखो, जब मुंह से हवा भरते हैं तो गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरती है, जबकि गैस वाले गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस होती है। चूँकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हल्की होती है, अतः वह ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। तो यही कारण है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से जो हाइड्रोजन गैस है वो हल्की होती है। इसीलिए फ्रेंड्स जब गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है तो गुब्बारा ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये जो है कि वायुमंडल में गैसों का वितरण देखिए किस प्रकार हुआ है। तो यहाँ से नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है 78.003% है। ऑक्सीजन का देखेंगे तो 20.99% है। और ऑर्गन गैस की बात करेंगे तो
0.94% है और कार्बन डाइऑक्साइड का ये है 0.03% है। और जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन गैस की बात करेंगे तो 0.01% है। और ये कुल मिला के जो है कि आपका 100% हो जाता है। ठीक है, तो यही है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। यानी कि ग्लोब पर जब आप 1 डिग्री के अंतराल पर कितनी खींची गई अक्षांश रेखा होती हैं, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर फ्रेंड्स 179 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, यानी कि खींची गई हैं। ठीक है, तो 179 फ्रेंड्स आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपके जो है कि ये प्रश्न मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये हाल ही में ये 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ही ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है। ठीक है, और ये बीपीएससी इसकी खास बात यही है फ्रेंड्स कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से ही ये जो है कि प्रश्नों को बनाता है। ठीक है, तो ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, 179। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ से एक मानक ग्लोब पर एक अंश के अंतराल पर कुल 179 रेखाएं हैं, जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर 89। ठीक है, और एक क्या है, भूमध्य रेखा होती है। ठीक है, तो मानक ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 360 हो जाती है। और अक्षांश पृथ्वी के मध्य भाग से किसी स्थान पर बिंदु की कोणीय दूरी है। तो ये जो है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए प्रश्न हमारा क्या पूछ देखिए फ्रेंड्स, ये 6 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 90 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू, ये थिम्पू कहाँ है, तो ये भूटान में है। ठीक है, थिम्पू भूटान, थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जबकि ग्रीनविच 0 अंश में दोपहर 12 बजे का समय है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा जो है कि पूछा जा रहा है। तो सबसे फ्रेंड्स बेसिक इसमें ये हो जाता है, बेसिक प्रश्न ये है कि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि एक अंश में फ्रेंड्स कितना मिनट होता है, तो 4 मिनट जो है कि होता है। ठीक है, एक अंश में 4 मिनट होता है। तो यहाँ पे जो 90 अंश है इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले अंश को आप जो है कि मिनट में बदल देंगे, तो ये 360 जो है कि मिनट हो जाएगा। ठीक है, 360 मिनट का मतलब फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 6 घंटा हो जाएगा। तो ये ग्रीनविच का जो है कि ग्रीनविच समय कितना होता है आगे, तो ये जो है कि आगे होता है। ठीक है, तो ये 6 घंटा इसमें आपका आया है। तो दोपहर का 12 बजा है, तो दोपहर का 12 बजे से जब आप 6 घंटा उसमें ऐड करेंगे तो आपका क्या बजेगा, तो 6 बजेगा। 12 के बाद देखिए 12 के बाद आप जो है कि यहाँ पे देखिए 12 के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा और 6 बजेगा। और 6 AM होगा या PM होगा, तो दोपहर 12 बजे के बाद जब 6 घंटा आगे जाएंगे तो शाम का होगा। और शाम का हमेशा हमेशा समय कितना होता है, तो PM होता है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स 6 PM हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ से 6 का जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न आपके जो है कि कहाँ पर पूछा गया है, तो 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ही ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है। और फ्रेंड्स देखिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से आपके पीआरटी में लगभग 30+ प्रश्न जो है कि पूछे गए थे। मैं उसको जो है कि बताया भी हूँ, उसमें लगभग 1,10,000 जो है कि व्यूज है उस वीडियो पे। लगभग 15 या 16 मिनट की वीडियो होगी जिसमें मैं 30 प्रश्नों को प्रूफ के साथ में दिखाया हूँ कि TRE 3.0 में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में 2023, 24 और 25 के प्रश्नों को आपको जो है कि देखना है। ठीक है, खासतौर से 68वीं बीपीएससी प्री, 69वीं और 17वीं का देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये जो है कि प्रश्न है आपका, और इसी प्रश्न को मैं नीचे ऊपर सॉल्व कराया था। देखिए एक अंश देशांतर पे कितना मिनट होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। और 90 अंश की बात करेंगे तो ये इसको मिनट में बदल दिया, देखिए 360 हो गया है। और 360 मिनट का मतलब कितना है, 6 घंटा है। और 90 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय कितना है, तो 6 PM हो जाएगा। तो दोपहर 12 बजे से जब आप इसको 6 घंटा ऐड करेंगे तो शाम का 6 PM हो जाएगा। ठीक है,
ये देखिए बिहार पीसीएस पूर्वावलोकन में ये जो है कि प्रश्न आपका दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं, यानी कि ये पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं, ये जो है कि प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। क्या प्रशांत महासागर, या लॉरेंसिया, या गोंडवाना लैंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को हम लोग क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये देखिए आपकी 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ही ये प्रश्न जो है कि पूछा जा चुका है। देखिए, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। और जब इसको जो है कि इसके विस्तार को देखेंगे तो देखिए, जब पैंजिया का विभाजन हुआ तब पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेंसिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया, और दक्षिणी भाग क्या था, तो गोंडवाना लैंड था। और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत देखिए दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका कहा गया, ठीक है। तो ये जो है कि प्रश्न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स बीपीएससी देखिए बेसिक प्रश्न पूछती है, लेकिन इसके ऑप्शन ये जो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई जो होते हैं, ये जो है कि आसान प्रश्न भी आपके गलत करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 नंबर का जो प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता, याद रखिएगा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है क्या, तो मरकली पैमाना, ठीक है। मरकली पैमाना क्या होता है, ये फ्रेंड्स भूकंप की गहनता को मापने वाला एक यंत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसको जब हम लोग देखेंगे विस्तृत रूप से तो देखिए ये प्रश्न जो है कि आपके ये प्रश्न हमें इसलिए करवाना जरूरी था क्योंकि ये स्कूल टीचर हेड मास्टर वाले में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। इसमें देखिए डेट भी दिया गया है 10/12/2023 को ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी मरकली पैमाना। अब ये मरकली पैमाना फ्रेंड्स होता क्या है, तो देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मरकली पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जबकि भूकंप का जब परिणाम मापना होगा तो रिक्टर पैमाने का जो है कि उपयोग किया जाता है। तो भूकंप का परिणाम जब आप मापेंगे तो रिक्टर पैमाने से, और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मरकली पैमाना या गहनता, ठीक है। तो ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। और यहाँ से फ्रेंड्स जब आप आगे बढ़ेंगे तो 9 नंबर का प्रश्न हमारा आता है। और ये 9 नंबर का प्रश्न है क्या, देखिए किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। इसमें तो देखिए बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, लेकिन फ्रेंड्स अगर पता नहीं रहेगा तो आप जो है कि गलत कर देंगे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स ये देखिए बेसिक प्रश्न है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, क्या वो यूरोप है जिसमें सबसे अधिक देश हैं, या एशिया वो महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक देश हैं, या उत्तरी अमेरिका, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है कि अफ्रीका वो महाद्वीप है जिसमें फ्रेंड्स सबसे अधिक देश हैं, ठीक है। अफ्रीका वो महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक देश हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो 54 जो है कि कुल देश हैं, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स यूरोप में, तो यूरोप में फ्रेंड्स कुल 49 देश हैं। और एशिया की बात करेंगे तो कुल जो है कि 48 जो है कि देश हैं। और उत्तरी अमेरिका में देखिए कितने देश हैं, तो कुल जो है कि 23 देश हैं। तो सबसे प्रश्न हमारा क्या था कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो ये फ्रेंड्स देखिए आपका जो है कि अफ्रीका है। तो अफ्रीका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं और सबसे अधिक अफ्रीका महाद्वीप में ही देश हैं, ठीक है। यूरोप में 49 है, एशिया में 48 है और उत्तरी अमेरिका में कुल 23 हैं। ये भी प्रश्न जो है कि आपके कहाँ पर पूछा गया था, तो देखिए ये 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ही ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए यहाँ से निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो है कि आपके महाद्वीप में हैं और देखिए अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश, तो 54 देश। यूरोप महाद्वीप है जिसमें 49 देश।
और यहाँ से देखिएगा एशिया में जो है कि कुल 48 देश, उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश, और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में कुल जो है कि 12 देश, और ये देखिए आपका है ओशिनिया में कुल कितने देश हैं, तो 14 देश हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या वो निम्न स्खलन है, या संवहन है, या समुद्र तल का फैलाव है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? देखिए फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न हार्ड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये बड़े एग्जाम, क्योंकि बीपीएससी बड़ा एग्जाम है, और बीपीएससी ही आपका जो है कि टीआरई का एग्जाम लेता है, तो उसमें के प्रीवियस ईयर के प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाने की संपूर्ण संभावना है। और फ्रेंड्स, आपके टीआरई 3.0 में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो है कि डायरेक्टली पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो समुद्र तल का फैलाव, ये क्या है? तो लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया है। ये जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स ये प्रश्न, तो ये प्रश्न देखिए 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ही ये प्रश्न जो है कि पूछा जा चुका है। ठीक है, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, समुद्र तल का फैलाव। ठीक है, और यहाँ से बात करेंगे तो देखिए यहाँ से लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव है। इस परिकल्पना का प्रतिपादन हैरी एच हेस ने 1960 में किया था। हैरी हेस के अनुसार समुद्र तल का फैलना दरार में मैग्मा के बढ़ने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पुरानी परत स्वयं विपरीत दिशा में रूपांतरित हो जाती है और ठंडी समुद्री जल मैग्मा को ठंडा कर देता है, जिससे एक नई परत बन जाती है। तो ये जो है कि आपको पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? यानी कि प्रेयरी, सवाना, पंपास। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है? कौन से घास के मैदान? ये जो है कि प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्रेंड्स आपका सवाना है, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये प्रश्न आपके बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया है। बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है, देखिए बीपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम लेता है, बीपीएससी बीईएओ का एग्ज़ाम लेता है, बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न 2019 में है ये। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये सवाना घास जो होती है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, देखिए अफ्रीका के सवाना मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान कौन है? तो प्रेयरीज है। और दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान कौन है? तो पंपास है। ठीक है, तो ये आपको जो है कि आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक ठंडी जलधारा नहीं है? यानी कि इसमें सभी गर्म जलधाराएं हैं, और इसमें से एक कौन सी ऐसी जलधारा है जो कि ठंडी जलधारा नहीं है? ठीक है, यानी कि इसमें गर्म जलधाराएं दी गई हैं, और इसमें से एक कौन सी जो है कि ठंडी जलधारा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा 12 का राइट आंसर क्या है? 12 का जो है कि राइट आंसर आपका जो है कि गल्फ स्ट्रीम। ये क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम ये क्या है फ्रेंड्स? एक ठंडी जलधारा नहीं है, ये क्या है? गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ये गर्म जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। ठीक है, और ये लेब्राडोर और हम्बोल्ट ये क्या हैं? तो ये फ्रेंड्स आपकी ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, ये ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। अब बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से कौन कौन सी हैं? तो देखिए यहाँ से निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है कि यहाँ से कैप्चर करिएगा। ये देखिए गल्फ स्ट्रीम ये क्या है? गर्म जलधारा है। ठीक है, और ये हम्बोल्ट और लेब्राडोर ये क्या है? ठंडी जलधाराएं हैं। और एक नज़र में आप अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ये देखिए ये सभी क्या हैं? आपकी गर्म जलधाराएं हैं, और ये आपकी क्या हैं? सभी ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, तो अलास्का, मोजाम्बिक, एंटिलिस और फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम और सुशी में ये क्या है? गर्म जलधाराएं हैं। और बेंगुएला, फॉकलैंड, हम्बोल्ट
और लेब्राडोर और दक्षिणी अटलांटिक और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये क्या हैं सभी, ये ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ओजोन परत बताती है, यानी कि ओजोन जो परत है वो किसकी स्थिति बताती है, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या ओजोन परत शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज है, या पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किमी नीचे नीचे की परत है, या पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किमी ऊपर की वायुमंडल की परत है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो ओजोन परत है ये आपकी जो है कि पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किमी ऊपर वायुमंडल की परत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे ये कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए ये आपके जो है कि बिहार SCERT ज्योग्राफी की बुक में डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले समताप मंडल में ये चीज़ दी गई है, और समताप मंडल में ही आपकी ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत के बारे में ही आपका जो है कि प्रश्न पूछा गया था। देखिए इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊपर पर जाते हैं तापमान तेज़ी से बढ़ता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण इस परत के ऊपर में ओजोन परत की परत पाया जाना, क्योंकि यह परत सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों को सोख लेता है। यह मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। ठीक है, और ये जो है कि आपके बीपीएससी प्री में ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। अब देखिए लद्दाख में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। देखिए आपके जो है कि बिहार SCERT की बुक में ज्योग्राफी में लद्दाख जो है कि लद्दाख का थोड़ा बहुत जिक्र जो है कि किया गया है। और लद्दाख में बहने वाली नदियाँ, लद्दाख में जो है कि क्या होता है, लद्दाख में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, ये जो है कि आपके बिहार SCERT ज्योग्राफी के बुक में दिया गया है। तो लद्दाख में बहने वाली नदियाँ हैं, क्या वो सिंधु नर्मदा है, या सिंधु श्योक, या सिंधु दामोदर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो सिंधु श्योक है ये जो है कि लद्दाख में बहने वाली नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और 14 का बी। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से देखिए ये बिहार SCERT की बुक है, और यहाँ पे देखिए सिंधु नदी लद्दाख से होकर ही तो बहती है, और श्योक, नुब्रा और छो आदि बड़ी नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये लद्दाख की आदि प्रमुख जो है कि नदियाँ हैं, और ये जो है कि पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। देखिए बेसिक प्रश्न है, लेकिन इसको जो है कि आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इसके ऑप्शन क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो 15 का फ्रेंड्स राइट आंसर देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 8.59% है। ठीक है, ये आपको जो है कि पता होना चाहिए, और 8.59 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न इसलिए करवाया गया है क्योंकि फ्रेंड्स ये आपकी जो कि कहाँ पर पूछा गया है, तो बीपीएससी स्कूल टीचर। देखिए बीपीएससी 11th-12 में ये प्रश्न 26 अगस्त 2023 को ये प्रश्न जो है कि पूछा जा चुका है। देखिए भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 8.58 दिया गया है, लेकिन 8.59 होता है। और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना है, इतना है। ठीक है, जबकि बिहार की जनसंख्या कितना, इतना है, जो भारत की जनसंख्या का लगभग 8.59% है, जो विकल्प ए के सर्वाधिक निकट है। अतः विकल्प ए सही उत्तर माना जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, और उसमें फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर माना गया था। ठीक है, तो आशा है फ्रेंड्स कि आज